नमस्कार दोस्तों, डीप लॉ नॉलेज में आपका स्वागत है। हम आपको चैप्टर 6 पढ़ा रहे थे, जिसका पार्ट 3 पढ़ाएंगे आज हम। उद्घोषणा और कुर्की। ग में बताया गया है उद्घोषणा और कुर्की के बारे में। इसमें 84 से 89 तक सेक्शन है, जिसमें से हम आज आपको 84 से 86 तक पढ़ाएंगे। 84 उद्घोषणा के बारे में बताता है और सेक्शन 85 कुर्की के बारे में। जो पहले 82 में सीआरपीसी में उद्घोषणा जारी की जाती थी न्यायालय द्वारा, वह 84 में हो गई है अब। और जो सीआरपीसी 83 में कुर्की का आदेश जारी किया जाता था, वो 85 में हो गया है। धारा 84 फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। इसमें कुल 5 धाराएं हैं, उपधाराएं हैं 5। पहली उपधारा कहती है इसकी कि यदि न्यायालय को ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति का वारंट जारी किया था न्यायालय ने और वह फरार हो गया है या खुद को छुपा रहा है, जिसकी वजह से वारंट का एग्जीक्यूशन नहीं किया जा सकता, वारंट निष्पादित नहीं किया जा सकता, तो न्यायालय उसके लिए लिखित उद्घोषणा जारी करेगा और उस व्यक्ति के बारे में न्यायालय यह अपेक्षा रखेगा कि वह व्यक्ति 30 दिन के अंतर्गत न्यायालय में उपस्थित हो। उपधारा 1 में ये न्यायालय है, कोर्ट, इसने एक वारंट जारी किया एम व्यक्ति के लिए। ये न्यायालय हो गया आपका, ये वारंट हो गया और ये व्यक्ति हो गया। व्यक्ति, न्यायालय ने वारंट जारी कर दिया एम व्यक्ति के लिए। अब ये एम व्यक्ति क्या करता है, कहीं गायब हो जाता है, आ गया, छिपा बैठा है, पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है, पता ही नहीं है एम व्यक्ति कहाँ चला गया। तो न्यायालय क्या करेगा, एक सेक्शन 84 के सब सेक्शन 1 के अंतर्गत एक उद्घोषणा जारी करेगा। उद्घोषणा जारी करेगा और न्यायालय सोचेगा कि ये उद्घोषणा जारी करने के बाद इस व्यक्ति को पता लग जाता है, एम व्यक्ति को कैसे भी, कहीं भी है, ये यहाँ पर पहुँच गया है, उसे कैसे भी पता चल जाता है कि उसके लिए उद्घोषणा जारी कर दी है न्यायालय ने। तो न्यायालय उससे अपेक्षा रखेगा कि वह 30 दिन के अंतर्गत 30 दिन के अंतर्गत यह व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित हो। यह न्यायालय उससे अपेक्षा रखेगा उद्घोषणा जारी करने के बाद। उपधारा 2 क्या कह रही है इसकी, कि उद्घोषणा कैसे कैसे प्रकाशित की जाएगी। उद्घोषणा प्रकाशित कैसे कैसे की जाएगी, इसमें बताया गया है क में, उपधारा 2 के क में बताया गया है कि जहां वह व्यक्ति रहता है, अभी तो इसका पता नहीं है कहाँ है ये कहाँ नहीं है, मान के चलो इससे पहले ये कोई विलेज है वी, ये विलेज है वी, यहाँ पर इसमें ये गलियां हैं, ये इसमें गलियां हैं और ये लोगों का के घर वगैरह बने हुए हैं। यहाँ पर ये कवर्ड एरिया है, यहाँ लोगों के घर बने हुए हैं इनमें, और ये इसमें गलियां रोड वगैरह हैं। ये कोई विलेज, नगर या गांव है कोई,
नगर या गांव वी, इसमें यह व्यक्ति रहता था, एम व्यक्ति यहाँ रहता था, मान के चलो यहाँ पर मान लिया हमने एम व्यक्ति यहाँ पर रहता था, ये एम का घर है, ठीक है। अब क्या करेगा, न्यायालय उद्घोषणा जारी कर देगा। उसके बाद उपधारा 2 में क्या बताया गया है कि जो भी इसके उद्घोषणा को लेकर जाएगा पुलिस अधिकारी, वह क्या करेगा कि सार्वजनिक स्थान, एक तरह से आपको दिख रहा होगा यहाँ एक चौराहा टाइप का है, तो ये मान के चलो सार्वजनिक स्थान है, यहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ मार्केट वगैरह हैं और लोग आते हैं, यहाँ लोगों का आना जाना है, सार्वजनिक स्थान है ये एक तरह से। यहाँ पर पुलिस अधिकारी उस उद्घोषणा को पढ़कर सुनाएगा और वह लाउड स्पीकर से या कैसे भी मतलब लोगों को सुनाई पड़े, और उसका मतलब ये होगा कि एम व्यक्ति को कैसे भी करके पता चल जाए कि उसके लिए न्यायालय द्वारा उद्घोषणा जारी कर दी गई है। यहाँ पर वह व्यक्ति लाउड स्पीकर से या कैसे भी करके सुनाएगा जिससे लोगों को पता चल सके कि इस एम व्यक्ति की उद्घोषणा न्यायालय द्वारा जारी कर दी है। अब ये हो गया उपधारा 2 का ख क्या कह रहा है कि जो उद्घोषणा है वो कैसे प्रकाशित, दूसरा क्या तरीका है इसका कि वो उद्घोषणा है वह यहाँ जो एम रहता है इसके घर पर बाहर की साइड ऐसी जगह उसे फिक्स करेगा कि जिससे मान के चलो वह व्यक्ति आए भी तो उसे पता चल जाए कि उद्घोषणा जारी की जा चुकी है न्यायालय द्वारा। या और यहाँ तो लगा ही दिया उसने, और यहाँ भी चौराहे पर मान के चलो यहाँ कोई चौक बना हुआ उस पर कोई बोर्ड है, वहाँ पर भी लगाएगा जिससे लोगों को पता चल सके और दिखे लोगों को, तो जिससे लोगों को पता चल सके, या किसी व्यक्ति को गांव के किसी व्यक्ति को वह एम व्यक्ति मिले भी तो वह उसे बता दे कि ऐसे ऐसे तेरी उद्घोषणा जारी की जा चुकी है न्यायालय द्वारा और ऐसे ऐसे वहाँ पर चस्पा कर दी गई है। ये हो गई उपधारा 2 का ख हो गया। अब ग में क्या बता रहा है ये कि ये जो न्यायालय है, ये न्यायालय, ये मान के चलो ये तो नगर हो गया, ये न्यायालय है सी, ये है न्यायालय, इसके भी सदन के सहज दृश्य भाग पर वह उद्घोषणा लगाई जाएगी, एक कॉपी इसकी वहाँ भी लगाई जाएगी, जिससे लोगों को अगर इसका जूरिडिक्शन न्यायालय का यहाँ पर लगता है, इस गांव का जूरिडिक्शन इस न्यायालय में है, तो ज़्यादातर मोस्टली इस गांव के लोग इसी न्यायालय में जाते होंगे मोस्टली, तो उनको पता चल जाए कि उसकी उद्घोषणा जारी की जा चुकी है न्यायालय द्वारा, जिससे उनके अगर संपर्क में आता भी है तो वह व्यक्ति बता सके उसे, मतलब न्यायालय द्वारा भरसक प्रयास किया जाएगा कि उसे कैसे भी पता चल जाए और वो 30 दिन के अंदर अंदर उपस्थित हो जाए कोर्ट में। ये हो गई गाँव में, ये 2 के फर्स्ट के क ख ग थे। अब सेकंड में क्या बता रहा है ये 2 का सेकंड कि यदि न्यायालय ठीक समझता है तो यहाँ इस गांव में कोई समाचार पत्र लेकर आता है कोई व्यक्ति, और वह ऐसा समाचार पत्र है यहाँ पर मोस्टली वही आता है, तो न्यायालय अगर ठीक समझे तो वह समाचार पत्र में भी प्रकाशित करवा सकता है, जिससे लोगों को जानकारी हो जाए और उसे कैसे भी करके पता चल जाए। ये मुख्य उद्देश्य रहेगा कि उसे कैसे भी करके पता चलना चाहिए कि उसकी उद्घोषणा जारी की जा चुकी है। अब इसकी उपधारा 3 क्या कह रही है कि न्यायालय के पास इस चीज़ का साक्ष्य रहेगा कि उसकी व्यक्ति की उद्घोषणा इतनी इतनी दिनांक को प्रकाशित कर दी गई है, और वो साक्ष्य कैसे रहेगा 2 के क के द्वारा जो यहाँ पर बोलकर बताता है, ख के द्वारा इसके गेट पर जो चस्पा करता है सदृश्य भाग में, सहज दृश्य भाग में, ग में यहाँ ये न्यायालय के किसी सहज दृश्य भाग में लगाता है, चस्पा करता है एक प्रति, तो ये उसके पास एक साक्ष्य के रूप में होगा कि न्यायालय द्वारा उद्घोषणा जारी की जा चुकी है। ये हो गई उपधारा 3 आपके। उपधारा 4 में क्या बताया गया है? उपधारा 4 में बताया गया है
कि एम व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध किया है जिसका सेंटेंस 10 वर्ष है, 10 ईयर्स है, जिसका दंड 10 वर्ष है, उससे अधिक है 10 वर्ष से, या मृत्यु दंड तक है, या मृत्यु दंड तक है, ऐसा कोई अपराध किया है इस एम व्यक्ति ने। ये एम व्यक्ति ने इनमें से कोई काम किया है अगर, तो न्यायालय इसे उद्घोषित अपराधी घोषित कर सकेगा। उद्घोषित अपराधी, न्यायालय इसे उद्घोषित अपराधी घोषित कर देगा। फिर अब ये 10 वर्ष या उससे अधिक या मृत्यु दंड तक BNS के अकॉर्डिंग हो, या उस समय कोई अन्य विधि हो, या ऐसी कोई अन्य विधि है जिसमें उसका कारावास 10 वर्ष उससे अधिक या मृत्यु दंड तक है, उसे उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। सेक्शन 4 का ये कहना है। सेक्शन 4 में उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया जाएगा उसे। अब सेक्शन 5 क्या कहता है कि उद्घोषित अपराधी घोषित करने के लिए क्या क्या तरीके उपयोग किए जाएंगे। तरीके कैसे कैसे उद्घोषित अपराधी उसे घोषित किया जाएगा। जैसे इसमें यहाँ उद्घोषणा की जा रही थी, उपधारा 2 और उपधारा 3 में साक्ष्य था, ऐसे ही उद्घोषित अपराधी के तरीके। उद्घोषित जब अपराधी घोषित किया जाएगा उसे 2 के 1 के का की तरह उसे यहाँ पर सुनाया जाएगा कि वह उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। उसके घर के बाहर चस्पा किया जाएगा, न्यायालय के बाहर सहज दृश्य भाग में चस्पा किया जाएगा, और न्यायालय के पास यह साक्ष्य होगा कि उसे उद्घोषित अपराधी घोषित किया जा चुका है। ये उद्घोषणा के लिए भी यही था, उद्घोषणा के लिए भी यही तरीके थे। यहाँ उद्घोषणा हुई थी उसके, और यहाँ उद्घोषित अपराधी घोषित करने के लिए भी यही तरीका है। धारा 85, धारा 85 फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। इसकी 6 उपधाराएं हैं, बताते हैं एक एक करके। कोर्ट है, उद्घोषणा जारी कर दी जा चुकी है इसकी, और अब ये फरार हो गया है एम व्यक्ति। ये न्यायालय हो गया, ये व्यक्ति हो गया। इसकी उद्घोषणा जारी कर दी है सेक्शन 84 में। अब ये फिर भी नहीं आया 30 दिन के अंदर, या फिर 84 में ही इसे उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया गया है। जब 30 दिन के अंदर नहीं आया ये, तो ये फरार व्यक्ति हो गया, ये व्यक्ति फरार है। अब इसकी संपत्ति की कुर्की की जाएगी। अब देखते हैं उपधारा 1, 84 की कार्यवाही करने के बाद, 84 की कार्यवाही के बाद न्यायालय किसी भी समय एम व्यक्ति की संपत्ति है इसकी 2, ये संपत्ति है इसकी, ये चल संपत्ति हो गई, मूवेबल, ये अचल संपत्ति हो गई, इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये अचल संपत्ति हो गई। दोनों में से किसी भी संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है न्यायालय, या फिर दोनों संपत्ति को भी कुर्क करने का आदेश दे सकता है न्यायालय 84 की कार्यवाही के बाद। वो घोषणा करने के बाद वह 30 दिन में उपस्थित नहीं होता है, तो उसकी किसी भी संपत्ति को या दोनों को कुर्क करने का आदेश दे सकता है न्यायालय।
जब न्यायालय 84 की कार्यवाही कर रहा होता है उद्घोषणा की, तब न्यायालय को पता चलता है, कोई भी न्यायालय में एफिडेविट देता है 84 की कार्यवाही के समय ही कोई व्यक्ति एफिडेविट देता है इस बात का, किस बात का हमें बताया गया है कि कोई व्यक्ति एफिडेविट देता है कि एम व्यक्ति जो है इनमें से किसी भी एक संपत्ति को या दोनों संपत्ति को या इसके किसी हिस्से को या इसके किसी हिस्से को ब्याह कर देगा, बेच देगा, या फिर में बताया गया है कि इस प्रॉपर्टी को न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से बाहर कर देगा। मान के चलो ये है न्यायालय का स्थानीय अधिकारिता क्षेत्र। अब ये कोई व्यक्ति एफिडेविट देता है कि एम व्यक्ति जो है इस प्रॉपर्टी को और यहाँ ले जाकर इसके स्थानीय क्षेत्र से बाहर यहाँ जाके मूव कर देगा इसे, यहाँ से मतलब इसमें से इन सब संपत्ति को हटा देगा। कैसे भी करके इसको तो खैर क्या ही हटाएगा, इमूवेबल है तो इसे तो बेच सकता है वो, जो क में बताया गया है। ख में बताया गया कि इस प्रॉपर्टी को मूवेबल को ये यहाँ से यहाँ कर देगा। तो न्यायालय 84 की कार्यवाही करते समय ही कुर्की का आदेश दे सकेगा। न्यायालय यहाँ पर जो कार्यवाही करेगा 84 की, और वहाँ पर कोई व्यक्ति एफिडेविट देता है कि ये व्यक्ति ऐसे प्रॉपर्टी को यहाँ से कहीं बाहर कर देगा या उसे व्यय कर देगा, खर्च कर देगा, बेच देगा, तो न्यायालय यहाँ पर ही कुर्की का आदेश दे सकता है। अगर न्यायालय को 84 में एफिडेविट मिल गया दो बातों का, तो न्यायालय यहीं से कुर्की का आदेश कर सकता है। उपधारा 2 क्या बता रही है इसकी, कि जो न्यायालय है इसने आदेश कर दिया कुर्की का, और ये संपत्ति उसके न्यायालय के स्थानीय क्षेत्र में ही है, यहीं पर है, तो ठीक है, कुर्क हो ही जाएगी। और यहाँ से बाहर है अगर कोई संपत्ति, यहाँ से बाहर कोई संपत्ति है तो क्या होगा, कोई जिला लगता होगा यहाँ पर जहाँ भी संपत्ति है, यहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस संपत्ति को कुर्क करेगा उसी न्यायालय के आदेश पर। यह है उपधारा 2 में इसकी में। उपधारा 3 में बताया गया है, जिस संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया गया है उस संपत्ति पर अगर ऋण है, ऋण मतलब कर्जा है, कर्जा ले रखा है, उस पर लोन वोन ले रखा है, या फिर वो मूवेबल प्रॉपर्टी है जो इधर से उधर मूव कर सकती है, प्रॉपर्टी चल संपत्ति है, तो उसकी कुर्की कैसे की जाएगी कि ये सीज की जाएगी, सीज की जाएगी। खा में है रिसीवर द्वारा की जाएगी इसकी कुर्की। रिसीवर न्यायालय का अधिकारी होता है एक रिसीवर, सीपीसी में डेफिनेशन है इसकी। रिसीवर मतलब रिसीवर के कब्जे में हो जाएगी वह संपत्ति, रिसीवर को उसका ब्यौरा रखना पड़ेगा। गा है कि यदि एम व्यक्ति ने इसका किसी से वो कर रखा है एग्रीमेंट कि भाई मैं तुझे तब वो दे दूंगा ज़मीन को, या कोई कार वार है इस पे, बस है, ट्रक है, मूवेबल प्रॉपर्टी है और कुछ है मूवेबल है, उसका सौदा कर रखा है, एग्रीमेंट वगैरह कर रखा है, तो उस एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया जाएगा, कैंसिल करके वो कुर्क की जाएगी। और या फिर एम व्यक्ति ने
किसी अदर व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है, मतलब उसे अपनी पावर दे रखी है कि जो भी संपत्ति का जो भी कुछ करना होगा, इधर उधर किसी को देनी होगी या बेचनी होगी या कुछ करना होगा, और ये इस व्यक्ति को दे रखी है इसने पावर ऑफ अटॉर्नी, और इसने कुछ कर रखा है इसका एग्रीमेंट वगैरह, तो वह भी कैंसिल कर दिया जाएगा। आदेश एग्रीमेंट वगैरह जो भी होगा सब कैंसिल कर दिया जाएगा, तब कुर्क की जाएगी। तो ये हो गए इसका एक तरह से आप मान लो एग्रीमेंट। एग्रीमेंट हो गया। घ में बताया गया है कि संपत्ति की कुर्की या तो इन सभी को यूज करके की जाएगी या कम से कम दो को यूज करके। ये दो हो सकते हैं, ये दो हो सकते हैं, या ये दो हो सकते हैं। कम से कम दो को यूज किया जाएगा, ये बताया गया है इसमें। कम से कम दो, कम से कम दो को लागू किया जाएगा इसमें से, या सभी, ये बताया गया है इसमें। और यदि अचल संपत्ति है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये सब सेक्शन 4 में क्या बताया गया है, यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अचल संपत्ति है, कोई जमीन मान लेते हैं इसमें, यहाँ पर पेड़ वेड़ खड़े हैं, इसके फसल खड़ी है, जो भी है, अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो यहाँ जहाँ भी ये जिला लगता होगा यहाँ के डीएम द्वारा कुर्क की जाएगी ये। और डीएम द्वारा कैसे की जाएगी ये कुर्क, क में बताया गया है वही सीन है, सेम सीज करके की जाएगी। ख में रिसीवर द्वारा, रिसीवर द्वारा। ग में वही सीन है, जो एग्रीमेंट वगैरह कर दिया हो अगर किसी से, उसे कैंसिल करके, या यहाँ पर कोई मकान बना है इस संपत्ति पर, उसका रेंट आ रहा है, या कृषि योग्य भूमि है उसका रेंट आ रहा है, उसे कैंसिल करके, या किसी व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है इसने, को रेंट कलेक्ट करेगा, जो भी है उसे कैंसिल करके की जाएगी उसे, जो एग्रीमेंट कैंसिल होगा इसमें। और घा में वही सीन है सेम, कम से कम दो और या सभी को यूज किया जाएगा इसमें। ये वही उपधारा 4 इसकी। उपधारा 5 में क्या बताया गया है इसकी में, उपधारा 5 में बताया गया है, ड्राइंग अच्छी नहीं है, मजाक मत उड़ाना, ये है, ये क्या है, ये भी एक संपत्ति है, जीवधन, जीवधन संपत्ति है ये कुछ भी हो सकता है, मुझे खुद नहीं पता ये क्या है, गाय, बैल, ऊंट, भेड़, बकरी, कुछ भी हो सकता है ये संपत्ति है एक तरह से। अगर ऐसी संपत्ति है या फिर कोई विनश्वर संपत्ति है, विनश्वर संपत्ति ऐसी कोई संपत्ति है जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता है, वो मेटल मान लेते हैं, यहाँ कोई मेटल मान लेते हैं, गोल्ड। अब केमिस्ट्री पढ़ोगे तो सब कुछ नष्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है नष्ट तो, लेकिन मान लेते हैं ये ऐसी संपत्ति है, इन दोनों में से अगर कोई सी भी संपत्ति है तो न्यायालय क्या करेगा, हाँ अब ठीक है, न्यायालय क्या करेगा, इसे तुरंत बेचने का आदेश दे सकेगा, इनको ऐसी संपत्तियों को तुरंत बेचने का आदेश देगा न्यायालय। उपधारा 6 और देख लेते हैं इसकी। 6 में देखो ये क्या है, ये है, मिल गया, रिसीवर, रिसीवर, इसके कर्तव्य, दायित्व, पावर रिसीवर की सब वही होंगी जो सीपीसी में दे रखी हैं, वही पावर होंगी, बस ये बात बताई गई है इसमें। अब देखते हैं 86, धारा 86, उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान और कुर्की। उद्घोषित व्यक्ति
व्यक्ति संपत्ति की पहचान और कुर्की पता चला डीएम साहब गए कुर्की करने और किसी और की व्यक्ति की संपत्ति कुर्क कर दी। दूसरा व्यक्ति आके कह रहा है कि साहब ये तो मेरी संपत्ति थी, आपने कुर्क कर दी। तो इसमें बताया गया है मूवेबल प्रॉपर्टी ये हो गई। इमूवेबल प्रॉपर्टी ये हो गई। डीएम साहब जाएंगे, संपत्ति कुर्क की, पता चला किसी और की कर दी, आदमी दूसरा परेशान है। क्या होगा इसमें? किसी व्यक्ति की संपत्ति कुर्क की जानी है और उसकी पहचान करनी है, तब जाके कुर्की होगी। पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त क्या करेंगे? न्यायालय में आवेदन करेंगे कि हमें इसकी संपत्ति की पहचान करनी है, कुर्की करनी है, या तो ये करेंगे कम से कम किसी की संपत्ति लेकर आ रहे हो भाई कुर्क करके, पुलिस अधीक्षक तो कम से कम होना चाहिए, पुलिस आयुक्त तो इनसे नीचे का तो होगा नहीं कोई, ऊपर कोई भी हो सकता है, इनसे रैंक में ऊपर कोई हो सकता है। न्यायालय में आवेदन करेंगे और आवेदन पर न्यायालय चैप्टर 8 उसमें बताया गया है क्या क्या प्रक्रिया है, उसकी प्रक्रिया के अनुसार इस आवेदन पर कार्यवाही करेगा न्यायालय। उसके बाद न्यायालय बताएगा कि इसकी संपत्ति की पहचान करने के लिए और कुर्की करने के लिए आप जाओ या मत जाओ, खारिज करेगा या ग्रांट करेगा, ये बात है इसमें। चलिए, थैंक यू दोस्तों। मुझे लगता है आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा, और वीडियो डिले इसलिए हो गई कि थोड़ा टेक्निकल इश्यू आ गया था। अब टाइम से वीडियो आएगी। ऐसा कोई पॉइंट होगा नहीं वैसे जो समझ में ना आया हो, अगर कोई हो तो कमेंट में बता देना, मैं बता दूंगा, दोबारा से बता दूंगा। और सीखते रहिए, ऐसे ही सीखिए, क्योंकि सीखोगे तभी तो बोल पाओगे किसी के सामने तो भाई कानून ऐसे ऐसे कहता है, तू गलत कैसे कर रहा है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। और जो लॉ स्टूडेंट हों नए, या जिनको BNS और BNSS की ज़रूरत हो सीखना चाहते हो, उनके पास शेयर भी कर दीजिए। और बने रहिए हमारे साथ डीप लॉ नॉलेज में। थैंक यू वेरी मच।